Hello student, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Rahul Dixit, your vice teacher. ये क्लास 9 हिंदी मीडियम के लिए है। बच्चों आज हम शेषफल प्रमेय तथा गुणनखंड प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि बहुपदों px³ + 4x² + 3x - 4 व x³ - 4x + p को x - 3 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होते हैं, तो सिद्ध कीजिए p = -1। देखिए दोनों बहुपदों को हम अलग-अलग जब x - 3 से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमें समान शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि p = -1। देखिए दोनों बहुपद हैं, इसको हम मान लेते हैं fx। पहले बहुपद को क्या है, px³ + 4x² + 3x - 4 और दूसरे बहुपद को हम क्या मान लेते हैं, gx, x³ - 4x + p। ठीक है, दो बहुपद है, हमें भाग किससे देना है, x - 3 से। तो x - 3 से हम भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल प्राप्त होगा वो क्या है, प्रश्न में दिया गया है दोनों शेषफल क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हमें p बराबर सिद्ध करना है -1। अब x - 3 से भाग देना है तो x - 3 बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। अब x बराबर 3 जब हम रखेंगे तो f3 आएगा। यहाँ पर x के स्थान पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 का क्यूब + 4 × 3 का स्क्वायर + 3 × 3 - 4। ठीक है, पहले हम बात कर रहे हैं fx की। इसमें हमने क्या किया है, x के स्थान पे 3 रखा, तो ये f3 हो गया। px³ का p × x के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 का क्यूब + 4x² 4 × 3 का स्क्वायर + 3x 3 × 3 - 4। ठीक है, अब आइए अगले स्टेप पे देखिए क्या करेंगे, इसी को हल करते हैं। f3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब क्या करेंगे, 3 × 3 = 9 × 27 आ जाएगा ये, प्लस 3 का वर्ग 9 आएगा, 3 × 3 = 9 - 4। अगले स्टेप में देखिए f3 बराबर क्या आएगा, 27p 36 आएगा और 9 - 4 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो f3 बराबर क्या आ जाएगा, 27p + 41, 36 और 5 = 41। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। f3 क्या है, शेषफल है जब बहुपद fx को x - 3 से भाग देते हैं। अब इसके बाद दूसरा बहुपद हम लेंगे gx। gx बराबर क्या दिया गया है, x³ - 4x + p। ठीक है, gx बराबर क्या है, x³ - 4x + p। अब इसको हम भाग किससे दे रहे हैं, x - 3 से। ठीक है, x - 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे x - 3 से भाग देंगे, ये x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पर x के स्थान पे 3 रखेंगे, शेषफल हमें g3 प्राप्त होगा। x की जगह पे क्या रखेंगे, 3, x³ है, 3 का क्यूब होगा -4x 4 × x 3 + p। तो यहाँ से देखिए g3 बराबर क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब 3 × 3 = 9 × 27, 4 यानी 12 + p। अगले स्टेप में देखिए g3 बराबर क्या आ जाएगा, 27 में 12 घटाएंगे कितना आएगा, 15 आएगा। 27 - 12 करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, + p। ये है आपका समीकरण 2। ठीक है, प्रश्न में क्या दिया गया है कि x - 3 से अगर दोनों बहुपदों को हम अलग-अलग भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में हमें समान शेषफल प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिल जाएगा, प्रश्नानुसार दोनों ही क्षेत्रफल बराबर हैं, यानी f3 बराबर क्या होगा, f3 बराबर होगा g3। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। f3 का मान क्या है, 27p + f3 का मान है 27p + 41 और g3 का मान क्या दिया गया है, g3 का मान है 15 + p। अब देखिए क्या करेंगे हम,
27p प्लस का p इधर आएगा माइनस होगा, बराबर में क्या है 15 माइनस प्लस 41 है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए 27 में जब हम p को घटाएंगे तो कितना आएगा 26p आएगा, और 41 में जब हम 15 को घटाएंगे तो भी क्या आएगा 26 आएगा। देखिए 11 में 5 गया 6 आया, ठीक है, 3 में 1 गया तो माइनस का 26 आएगा। ठीक है, देखिए क्या किया हमने p वाले एक तरफ ले लिए संख्या एक तरफ, तो प्लस p इधर आएगा माइनस p हो गया, प्लस 15 है प्लस 41 है 75 करेंगे माइनस आ जाएगा, 27p माइनस p करेंगे 26p आएगा माइनस 26। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, p बराबर आ जाएगा -26/26, तो यहाँ से p बराबर आ जाएगा -1। जब हम 26 में भाग देंगे तो क्या आएगा -1। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, p बराबर -1। प्रश्न क्या था, बहुपदों px³ + 4x² + 3x - 4x³ - 4x + p को x - 3 से भाग देने पर यदि एक दशा में समान शेषफल प्राप्त होता है तो सिद्ध कीजिए p बराबर -1। ठीक है बच्चों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। पहला हमारा हल हो गया, प्रश्न नंबर 2 कराते हैं। प्रश्न नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा कायदे से आराम से समझेंगे। अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है प्रश्न नंबर 2। ठीक है, अब देखिए प्रश्न है क्या, गुणनखंड प्रमेय का हमें प्रयोग करना है। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके बहुपद x³ - x² - 14x + 24 के गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, इसको मान लेंगे हम fx के बराबर मान लेंगे, बहुपद है x³ - x² - 14x + 24 के हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कौन सी प्रमेय का प्रयोग करेंगे, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए अचर पद क्या है, अचर पद है हमारा 24। अचर पद होता क्या है, जिसमें कोई भी चर ना हो, जैसे ये क्या है x और y क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x³ - x² - 14x + 24 है, यहाँ पर 24 क्या है, अचर पद। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, अचर पद के गुणनखंड करेंगे। अचर पद पहले हम ज्ञात करेंगे, पहला काम हमारा, दूसरा काम है अचर पद के गुणनखंड। जब हम अचर पद के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 24 का जो गुणनखंड होगा, एक तो सभी का गुणनखंड होता है, दोनों वैल्यू लेंगे हम प्लस और माइनस, 2 से अगर हम भाग देंगे 24 में कट जाएगा। ठीक है, 3 से भाग देंगे 3 × 24, 4 से 24, 6 चौको 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। देखिए सबसे पहले तो एक और स्वयं संख्या, किसी की संख्या का क्या होता है, संख्या का गुणनखंड होता है। देखिए यहाँ पर 1 से भाग देंगे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से 6, 12 और 24, दो वैल्यू लेंगे प्लस और माइनस। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमने अचर पद ज्ञात कर दिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, एक एक से समझेंगे, फिर क्या किया हमने, अचर पद के गुणनखंड निकाल लिए। ठीक है, 24 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं वो देख लीजिए, 1 2 3 4 6 12 और 24, प्लस और माइनस दो वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इन्हीं में जो ये सॉल्यूशन दिए गए, जो अचर पद के हमारे गुणनखंड हैं, इन्हीं में से कोई 3 हल हमें प्राप्त होंगे। 3 हल क्यों कहा हमने, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 3, x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए हमें कितने हल प्राप्त होंगे 3। यदि x की अधिकतम घात 4 होती तो 4 हल प्राप्त होते, यदि x की अधिकतम घात 2 होती तो 2 हल प्राप्त होते। ठीक है, इन्हीं में से बारी-बारी से हम x का मान रखेंगे और जिस मान से बहुपद का मान 0 प्राप्त होगा वह मान क्या होगा, बहुपद का हल होगा, वहां से हमें बहुपद का एक गुणनखंड मिल जाएगा। अब आइए सबसे पहले आप कोई भी मान रख के देख सकते हैं। सबसे पहले आइए x बराबर हम 2 रखते हैं। क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखते हैं। यहाँ पर x के स्थान पे 2 रखेंगे तो f2 बराबर क्या आएगा, x³ 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 × 2 प्लस 24, यानी x के स्थान पर हमने क्या रखा, 2 रखा। अब अगले स्टेप में देखिए,
2 का क्यूब क्या आएगा 8, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 14 दूनी 28 प्लस 24। अगले स्टेप में देखिए 8 प्लस 24, 24 और 8 क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 28 और 4 32 माइनस का ये क्या आएगा 0। यहाँ पर देखिए शेषफल क्या आ रहा है 0 आ रहा है, F2 जो शेषफल है वो 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है अतः अब x बराबर 2 है, अतः x बराबर 2 क्या होगा बहुपद का एक हल होगा, ठीक है ना, बहुपद का एक हल होगा, ठीक है। एक हल हमें मिल गया। अब देखिए प्लस बराबर में 2 है, पक्षांतर करेंगे x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यहां से मिलेगा अतः x माइनस 2 बहुपद क्या है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, ठीक है। एक गुणनखंड हमें मिल गया, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है यदि x माइनस 3 यदि x माइनस 2 बहुपद x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 का एक गुणनखंड है तो x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देने पर शेषफल क्या आएगा 0 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ 0, यानी x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, ठीक है। अब क्या करेंगे x माइनस 2 से भाग देते हैं, ठीक है। अब अगर हम x माइनस 2 से इस बहुपद में भाग देंगे तो भाग हमारा पूरा पूरा चला जाएगा, शेषफल 0 आएगा। आइए भाग देके देखते हैं x माइनस 2 भाग किसमें देंगे हम x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ठीक है। देखिए क्या है फिर से एक बार मैच कर लेंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाग देंगे। देखिए x से जब हम भाग देंगे x क्यूब बनाना है तो हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से, x स्क्वायर इनटू x आएगा x क्यूब, x स्क्वायर इनटू 2 प्लस इनटू माइनस माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम घटाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। प्लस और माइनस कैंसिल, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर जाएगा, क्या आएगा x स्क्वायर आएगा माइनस 14x। अब देखिए क्या करेंगे x को x स्क्वायर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम x इनटू x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x इनटू 2 क्या होगा माइनस का 2x होगा, ठीक है। प्लस इनटू माइनस क्या होगा माइनस होगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम घटाते हैं, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, प्लस का 14x माइनस का 14x प्लस का 2x, ठीक है, क्या आएगा माइनस का 12x प्लस 20। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब x को 12x बनाना है, x को क्या बनाना है माइनस का 12x, तो क्या करेंगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 गुणे x करेंगे तो क्या आएगा माइनस 12x आएगा, और माइनस 12 गुणे 2 करेंगे, माइनस इनटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 12 दूनी 24, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर वही काम घटाते हैं हम, घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या प्राप्त हो गया 0। शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, हमें पहले ही पता था, क्योंकि x माइनस 2 बहुपद x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 का एक गुणनखंड है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, हम जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही तो होता है भाज्य बराबर, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य यहाँ पर क्या है, भाज्य जिसमें भाग किया जाता है, भाज्य क्या है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। भाजक क्या है, भाग किससे दे रहे हैं हम x माइनस 2 से, भाजक जिससे भाग दिया जाता है, भागफल देखिए क्या आया, भागफल आया x स्क्वायर
प्लस x माइनस 12 और शेष फल क्या है 0। ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल क्या आया है 0, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। अब देखिए इसका गुणनफल हो जाएगा, इसको आगे हल करते हैं x माइनस 2। अब यहाँ पर क्या है ये द्विघात है, इसको हम कैसे करेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 है, इसको हल कैसे करेंगे। इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, पहले और तीसरे पद का हम गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम पहले और तीसरे का गुणा करते हैं और मध्य पद को भागों में बांटकर इसको हम हल करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका देखिए। इसके बाद देखिए क्या है x माइनस 2, ठीक है, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, पहले और तीसरे का गुणा करेंगे क्या आएगा माइनस का 12x स्क्वायर। अब मध्य पद को दो भागों में हम बांटेंगे, इस प्रकार बांटेंगे कि जोड़ने या घटाने पर हमें वही पद प्राप्त हो, गुणा करने पर क्या है माइनस का 12x स्क्वायर। तो देखिए प्लस का 4x है, 4 3 12 होता है, 4 में 3 जाएगा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए क्या होगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। x के स्थान पे क्या लिखा है हमने 4x माइनस 3x, घटने पर क्या आएगा x आएगा, 4x में 3x आएगा x आएगा, ठीक है, और 4x और 3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। गुणा करके देख लीजिए प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। जब हम इसको हल करेंगे x माइनस 2 साथ में चल रहा है, यहाँ पर दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा x कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 4, दोनों से कॉमन माइनस 3 मिलेगा, क्या बच रहा है हमारा x प्लस 4। अगले स्टेप पर देखिए क्या होगा x माइनस 2, यहाँ पर फिर से कॉमन क्या मिल रहा है x प्लस 4 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पर देखिए किसके बराबर में चल रहा था x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12, इसी को हल करके हम लेके आए हैं। तो ये देखिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 12, इसको हल करने पर हमें इसके गुणनखंड क्या मिल गए, गुणनखंड क्या मिल गए x माइनस 2, क्रम में लिखेंगे ऑर्डर में x माइनस 3 और x प्लस 4, यही हमारा आंसर है। इसके गुणनखंड क्या क्या मिल गए हमको, 3 घात वाला है ये, तो इसके कितने गुणनखंड मिलेंगे हमको 3 गुणनखंड मिलेंगे, x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 4। तो कौन कौन से गुणनखंड है x माइनस 2 x माइनस 3 और x प्लस 4, ठीक है। यहाँ से हमें आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या, इसको हमने है कि x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इसको हम यहाँ पर रखेंगे, इसी को हल करके हम लेके आए हैं x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 बराबर x माइनस 2 है, 4x माइनस 3x, मध्य पद को दो भागों में बांटा हमने, जोड़ने घटाने पर वही आएगा x। देखिए 4x माइनस 3x क्या आएगा x आएगा, और गुणा करने पर क्या आएगा 4x इंटू 3x क्या है माइनस का 12x स्क्वायर है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ से दोनों से हमने x कॉमन ले लिया, x प्लस 4, यहाँ पर x प्लस 4 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लिया, डिवाइड करेंगे x बचेगा, यहाँ पर प्लस 4, फिर से कॉमन क्या लेंगे x प्लस 4, क्या बचा हमारा x माइनस 3। तो यहाँ पर देखिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24, इसके जो गुणनखंड आए वो क्या है x माइनस 2, क्रम में रखेंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 4, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमें, क्योंकि यहाँ पर इसकी घात क्या है बहुपद की घात 3 है, तो हमें कितने गुणनखंड प्राप्त हुए 3 गुणनखंड प्राप्त हुए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। ये हमारा 9th क्लास के लिए हिंदी मीडियम में अपवाह भूगोल का चैप्टर है, जिसमें मैं अपने पहले वीडियो में आपको अपवाह के बारे में बता चुकी हूँ, जल विभाजक क्या होते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। इसके बाद हम लोग आ गए थे कि भारत में अपवाह तंत्र क्या है, भारत में क्या सिस्टम है, किस तरीके से नदियाँ, कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, किस तरीके से वो
उद्गम स्थल से निकलती हैं और उसके बाद वो कहाँ पर जाकर गिर जाती हैं, कहाँ पे महासागर में, झीलों में या किसी समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो नदियों का उद्गम स्थल से लेके उनका किसी भी सागर महासागर में जाकर मिलना, तो जो उनकी रास्ता है कि वो कहाँ से होकर जा रही हैं, किन किन जगहों से, तो वो उनका अपवाह तंत्र कहलाता है कि कहाँ से प्रवाहित होगी और कहाँ पे निकल गई, तो वो हम अपवाह के नाम से जानते हैं। अब अपवाह तंत्र में हमने आपको इंडिया के बारे में बताया था कि दो तरह की हिमालय की नदियाँ होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं। जो हिमालय की नदियाँ होती हैं वो हमारे हिमालय से निकलती हैं। उत्तर भारत की नदियाँ भी उनको हम बोलते हैं, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि हम उन्हें उत्तर भारत की नदियाँ कहते हैं और वो हिमालय से निकलती हैं। ये हमारा हिमालय है और मैंने आपको यहाँ से दिखाई थी, जिसमें कि हमने 3 नदियों के बारे में पढ़ा था, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में मैंने आपको बताया था कि ये सिंधु नदी है, तो यहाँ पे मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है और ये जम्मू कश्मीर और ये इंडिया में के बाद ये पाकिस्तान में आ जाती है और यहाँ के बाद से फिर ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अरब सागर, तो कुछ पोर्शन इसका इंडिया में रहता है और बाकी का पोर्शन ये पाकिस्तान में रहता है। और सिंधु जो नदी है उसमें बहुत सारी उसकी सहायक नदियां हैं जो कि मैंने बताई थी, जैसे झेलम, बीस और रावी, आई थिंक सतलुज, ये सब उसकी सहायक नदियां थी। तो वो भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से वो जो उसमें से कुछ नदियां जो होती है उसका पानी इंडिया यूज करती है, मतलब भारत यूज करता है, और कुछ पानी जो है वो पाकिस्तान, कुछ सहायक नदियां जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ जाती है और उनके पानी को पाकिस्तान यूज करता है। और इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता भी हुआ था जिसको हम लोग सिंधु घाटी समझौता बोलते हैं, जिसके अंतर्गत उन्होंने जो है वो सिंधु नदी के पानी को आपस में शेयर करना, इसके लिए एक समझौता कर लिया था। तो कुछ नदियों का पानी जो है वो भारत यूज करता था और कुछ का पानी पाकिस्तान यूज करता। तो ये हमने देखा सिंधु नदी का तंत्र। दूसरा हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी को मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ये हमारी गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और इस तरीके से ये होते हुए बांग्लादेश में पहुंचती है और बांग्लादेश से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र था। गंगा की भी बहुत सारी सहायक नदियां थी जिसमें मैंने आपको बताया, जैसे गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये उत्तर भारत के उत्तर की तरफ में है इनकी सहायक नदियां, और दक्षिण की तरफ यहाँ से मैंने बताया यमुना इसी की पैरेलल है और इसी में यमुना में भी चंबल, बेतवा, ये सब जो है हमारी, और सोन, ये सब जो है वो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सब गंगा की सहायक थी। इसके बाद हमने थर्ड पढ़ा है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में भी मैंने बताया ये कहाँ से निकल रही है, ये भी यहाँ तिब्बत के पास से, जहाँ से ये आपकी सिंधु नदी इधर जाती है, यहीं से ये हमारी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो अरुणाचल प्रदेश, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से इंडिया में एंटर करती है और इस तरीके से असम होती हुई बांग्लादेश होती हुई है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहाँ से ये गंगा से भी मिलती है। अब देखिए जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम लोग इंडिया में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, बांग्लादेश में जाकर इसका नाम जमुना हो जाता है। और ये गंगा नदी भी जिस तरीके से इंडिया में बह रही है उसके बाद जब बांग्लादेश में आती है तो उसी गंगा का नाम पद्मा हो जाता है। तो जब ये पद्मा और जमुना यहाँ पर आकर मिलती है और यहाँ पर मिलकर एक बहुत बड़ा सुंदर का डेल्टा बनाती है और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हमने तीनों जो हमारे नदी तंत्र मेन थे वो हिमालय नदियों के थे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। प्रायद्वीपीय नदियां जो मैंने सेकंड बताई थी आपको, ये हमारी दक्षिण भारत की नदियां में कहलाती हैं और प्रायद्वीप इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इंडिया का नीचे का पोर्शन है वो प्रायद्वीपीय कहलाता है, क्योंकि प्रायद्वीप वो होते हैं जो 3 तरफ से जो है पानी से घिरे हुए होते हैं। और भारत में भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और इसके नीचे हिंद महासागर है। तो ये वाला जो पोर्शन है भारत का वो 3 तरफ से पानी से घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है और हम इन्हें प्रायद्वीपीय नदियां भी बोलते हैं। तो ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती हैं वो यहाँ की पहाड़ियों से और पठारों से निकलती हैं, जो कि हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पे दक्षिण भारत के पठार भी आते हैं और ये पठार से और बहुत सारे, जैसे कोई नदी बंगाल की पहाड़ी से निकलती है, कोई जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है और ये आगे आपको बताते जाएंगे कि कौन कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली हैं। तो अब हमारी जो मेन नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय नदियों में, उसमें हमारी पहली है नर्मदा, फिर है ताप्ती, उसके बाद महानदी, देन गोदावरी, उसके बाद कृष्णा एंड लास्ट इज द कावेरी। ये मेन हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि दक्षिण भारत से निकलती, इन्हें हम
बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा। नर्मदा जो है वो मैकॉल जो है वो की खाड़ी से निकलती है। मैकॉल की घाटियाँ, मैकॉल की पहाड़ियाँ होती हैं, ये मैप में मैं बताऊंगी। और उसके बाद ये अमरकंटक एक जगह है, वहाँ से निकलती है। जो हमारी नर्मदा नदी है वो 1290 किलोमीटर लंबी है और लास्ट में ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब मैं इसको बताती हूँ। ये देखिए यहाँ का जो पोर्शन है ये मैं देख रही हूँ, आप लोग देखेंगी तो यहाँ पर मैकॉल की जो है वो पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे हम नर्मदा नदी को शो करेंगे। ये हमारी नर्मदा नदी है और ये हमारी, इसके बाद ये यहाँ से होते हुए और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहाँ से इसको हम पूरा रास्ता दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये नर्मदा नदी होगी, इसको मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ नर्मदा, ठीक है। इसी की पैरेलल में देखिए ताप्ती लिखा है मैंने, ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकली हुई है और ये इसी के पैरेलल चलती है, लेकिन ये नर्मदा से छोटी नदी है। नर्मदा 1290 किलोमीटर की लंबाई है और ताप्ती की 541 किलोमीटर की लंबाई, और ताप्ती भी जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो ये सारी नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं, ठीक है। फिर थर्ड हो गई आपकी महानदी। महानदी बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है और ये जो है वो 860 किलोमीटर का इसका रास्ता है और ये छत्तीसगढ़ से, यहाँ जो छत्तीसगढ़ है यहाँ से ये महानदी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा और उसके बाद ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये हमारी हो गई महानदी, ये हमारी हो गई ताप्ती, ठीक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ से निकली और उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके साथ हमारी नेक्स्ट आ गई गोदावरी। गोदावरी जो है वो पश्चिमी घाट से निकलती है। अब देखिए पश्चिमी घाट क्या है, ये हमारे पश्चिमी घाट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो गोदावरी नदी है हमारी वो पश्चिमी घाट से निकलती है। पश्चिमी घाट में भी ये देखिए और इसका जो रास्ता है वो 1500 किलोमीटर का है। 1500 किलोमीटर का ये पश्चिमी घाट से निकलती है 1500 किलोमीटर से और ये यहाँ से करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये महाराष्ट्र को थोड़े से पोर्शन को और उसको जो है आंध्र प्रदेश को भी जो है अपने उसमें देती है और वहाँ के लिए ये बहुत सारी क्या करती है, इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं गोदावरी की। देखिए मैंने अभी नाम लिखे हैं, मैं बताऊंगी। गोदावरी की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं जो वहाँ के क्षेत्र में सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती हैं। देखिए अब इनकी सहायक नदियों के मैंने नाम लिखे। फर्स्ट है पूर्णा, फिर वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ये जो है पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा और प्राणहिता, ये जो 5-6 नदियां हैं ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था वैसे यहाँ पर भी ये इनकी सहायक नदियां हैं। इसी के साथ साथ जो गोदावरी नदी है वो उसे हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये गंगा के बाद सबसे लंबी नदी है और इसका जो है सबसे ज्यादा इसमें सहायक नदियां भी हैं। और जिस तरीके से उत्तर में गंगा नदी है वैसे ही दक्षिण में गोदावरी है, इसलिए हम उसको दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हमारी आ गई कृष्णा। कृष्णा महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से ये भी निकलती है, कृष्णा भी। और इसके बाद जो है ये इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। ये हमारी कृष्णा नदी यहाँ से ऐसे निकलती है और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाके, दैट इज गोदावरी। फिर ये हमारी हो गई कृष्णा, ये भी उसमें गिरती है जाके बंगाल की खाड़ी में। और इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं कृष्णा की, जिसमें है भीमा, तुंगभद्रा और पश्चिमी गंगा, ठीक है। भीमा, तुंगभद्रा और पश्चिमी गंगा ये हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं जो, और इसके बाद ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एट द लास्ट इज द कावेरी। कावेरी देखिए ये भी पश्चिमी घाट से निकलती है यहाँ से और ये यहाँ से तमिलनाडु में होती हुई ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको हम लोग बोलेंगे कावेरी, ठीक है। और इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं जिनके नाम है अमरावती, भवानी, हेमावती और कावेरी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से प्रायद्वीपीय नदियां कहाँ से उद्गम होता है उनका और कहाँ, और ये सारी बंगाल की खाड़ी में जाकर ही गिर रही है। ज्यादातर हमने देखा कि मोस्टली जो है वो बंगाल की खाड़ी में ही सारी नदियां गिर जाती हैं। सिर्फ एक हमने सिंधु नदी को देखा था जो कि है इसमें जाती अरब सागर में जाकर गिरती है। तो हमने आज हिमालय की नदियों के बारे में पहले पढ़ाया था, उसके बाद मैंने रिवीजन करा दिया और आज हमने प्रायद्वीपीय नदियों को विस्तार से पढ़ा। नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी किस प्रकार से ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, जो इनका अपवाह तंत्र हमने देखा, कौन कितनी लंबी है, कौन सी उनकी सहायक नदियां हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को आगे मैं थोड़ा सा जैसे हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच में क्या अंतर है या और भी कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड
कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं डिस्कस करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 यूपी बोर्ड, विषय हिंदी। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक के पदों की व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ। ये पद शीर्षक जो है मीराबाई द्वारा रचित हैं। तो आप सभी बच्चे जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वो अपनी पुस्तक हिंदी की पुस्तक में काव्य खंड के अंतर्गत पद शीर्षक को निकालकर उसकी व्याख्या मेरे साथ पढ़ेंगे। और जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है तो वो मेरे साथ इस बोर्ड में लिखे गए पदों की व्याख्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको यह पता होना चाहिए कि मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण की आराधिका थी। मीराबाई ने अपने पदों में भगवान श्री कृष्ण की क्या की है? भक्ति की है। तो जो पहला पद है वो इस प्रकार है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वछल गोपाल। बच्चों, मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए कहती हैं, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। नंदलाल का मतलब होता है नंद के पुत्र। हे नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, उनका रूप कैसा है? मोर मुकुट, जो मोर का मुकुट धारण करने वाले हैं। मकराकृति, मकराकृति माने होता है मछली के आकार के। कुंडल, जिनके कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हैं। अरुण तिलक दिए भाल, भाल माने होता है बच्चों मस्तक, अरुण माने होता है लाल, तिलक तो जानते ही हैं, जिनके मस्तक पर लाल रंग का तिलक लगा हुआ है। मोहनी मूरति सांवरी सूरत, जिनकी मूर्ति माने होता है मूर्ति, मोहनी माने मन को मोहने वाली, जिनकी मूर्ति मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, जो श्यामल रंग के हैं। नैना बने विशाल, नैना बने विशाल, जिनके नेत्र बड़े बड़े हैं या जो बड़े नेत्र वाले हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर सुधा, अधर माने होठों, उनके सुधा रस माने होता है सुंदर ओठों पर, मुरली राजत माने सुशोभित हो रही, जिनके सुंदर ओठों पर मुरली सुशोभित हो रही है। उर बैजंती माल, उर माने हृदय में, बैजंती माने बैजंती की, जिनके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र माने होता है छोटी छोटी, घंटिका माने घंटियां, छोटी छोटी घंटियां, जिनके कटि तट माने होता है कमर में, सुशोभित माने शोभित माने सुशोभित है, जिनके कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी सुशोभित है। नूपुर सबद रसाल, नूपुर माने होता है पायल, जो अपने पैरों में जो पायल पहने हैं उनके जो शब्द हैं, रसाल माने होता है आम, वो आम की तरह मीठे हैं, अर्थात उनकी ध्वनि, जो नूपुर भगवान श्री कृष्ण पहने हैं, उन नूपुर उन पायलों की जो ध्वनि है वो अत्यंत ही मन को मोहने वाली है, आनंदित करने वाली है।
मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा कहती हैं कि मीराबाई क्या कहती है, मीरा प्रभु, मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जो सदैव संतों को सुख प्रदान करने वाले हैं, भक्त वत्सल गोपाल और भक्तों के प्रिय श्री कृष्ण हैं, वे मेरे ऐसे श्री कृष्ण सदा सदा के लिए मेरे नेत्रों में बस जाइए। बच्चों, ये जो आपने पद पढ़ा है, यहाँ पर अगर हम इसकी व्याख्या करेंगे तो मैम ने आपको बताया होगा बच्चों की कैसे व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आप क्या डालते हो व्याख्या करते समय बच्चों? सबसे पहले आप संकेत डालोगे, संकेत के बाद क्या डालेंगे आप? संदर्भ डालेंगे, और संदर्भ के बाद क्या लिखा जाता है बच्चों? व्याख्या। प्रसंग, संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे बच्चों? प्रसंग, और प्रसंग के बाद बच्चों क्या लिखोगे? व्याख्या। और व्याख्या लिखने के बाद एक हेडिंग डालते हैं हम, काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कई पॉइंट्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट पड़ता है भाषा। तो यहाँ पर जो बच्चों भाषा है वो ब्रज भाषा है। क्या भाषा है? ब्रज भाषा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट पड़ता है इसके अंतर्गत, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत जो पहला पॉइंट पड़ेगा भाषा। भाषा में क्या लिखोगे? ब्रज भाषा। भाषा के बाद रस, रस में लिखोगे बच्चों भक्ति रस। फिर इसके बाद छंद डालोगे। तो छंद जो है वो जो जितने भी मीरा के पद हैं उनमें छंद जो है वो गेय पद है। कौन सा है? गेय पद। फिर इसके बाद अलंकार आप लिखेंगे। अब जैसे अलंकार की अगर बात की जाए तो मोर, मुकुट, मकराकृत, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार। तो आप अलंकार में क्या लिखोगे? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद देखिए बच्चों, हाँ इसमें जो है बच्चों वो जो है केवल क्या है? अनुप्रास अलंकार, रस छंद अलंकार। इसके बाद आप डाल दोगे शैली। शैली जो है बच्चों यहाँ पर गीति शैली है। कौन सी शैली है? गीति शैली। फिर इसके बाद बच्चों आप एक हेडिंग डाल सकते हो गुण। तो जहां पर भक्ति गुण रस होता है, जहां पर भक्ति रस होता है वहां पर बच्चों डाला जाता है प्रसाद। तो बच्चों ऐसे आप क्या लिख सकते हो? पॉइंट्स लिख सकते हो। भाषा, रस, छंद, अलंकार, शैली, गुण, ये इसको बोला जाता है काव्यगत सौंदर्य या काव्य सौंदर्य। तो बच्चों आया होगा समझ में? नहीं आया तो एक बार पुनः मैं इसकी व्याख्या पढ़ा रही हूँ। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। मीराबाई कहती हैं कि नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, जो मोर का मुकुट धारण करते हैं और जिनके कानों में, मकरा मैंने क्या बताया था मैंने? मछली के आकार के, जिनके कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हैं। अरुण तिलक दिए भार। भार माने बच्चों क्या बताया था? मस्तक। जो अपने मस्तक पर, अरुण माने होता है लाल रंग का तिलक लगाए हुए हैं। मोहनी मूर्ति, जिनकी मूर्ति जो है वो मन को मोहने वाली है। सांवरी सूरत, जो श्यामल शरीर वाले हैं। नैना बने विशाल, जिनके नेत्र विशाल है अर्थात जो बड़े बड़े नेत्रों वाले हैं। अधर सुधा रस मुरली राजन, जिनके अमृत से परिपूर्ण ओठों पर सदैव मुरली सुशोभित होती रहती है। उर बैजंती माला, और जिनके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित है। बैजंती को बच्चों घुंघची भी बोलते हैं। जिनके हृदय में बैजंती की माला सुशोभित है। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, क्षुद्र माने छोटी छोटी, जिनके कमर पर छोटी छोटी घंटियों से युक्त करधनी सुशोभित है। नूपुर सबद रसा,
और जिनके पैरों के पायलों के शब्द अत्यंत ही आनंद देने वाले हैं। मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जो हैं वो संतों को सुख देने वाले, भक्त वत्सल गोपाल और भक्तों के प्रिय गोपाल हैं। ऐसे हे श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये जो पहला पद मैंने मीराबाई का आपको पढ़ाया है इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं पद संख्या 2 पर। अब आप किसकी व्याख्या पढ़ेंगे? पद संख्या 2। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गाय। बच्चों व्याख्या इस प्रकार होगी। पायो जी मेह तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी मैंने राम नाम रूपी, राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो। हे सखी मैंने तो राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये जो राम नाम रूपी रत्न है, रूपी धन है, यह अमूल्य है और यह मुझे किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? दी मेरे सतगुरु, मेरे सच्चे गुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे वह राम रत्न रूपी धन प्रदान किया है। कृपा कर अपनायो। गुरु की कृपा होने पर मुझे राम रत्न रूपी जो धन मिला है मैंने उसको अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई। जन्म जन्म अनेक जन्मों तक साधना करने के उपरांत मैंने राम रत्न रूपी धन की जो पूंजी है वो पा ली है। जग में सभी खोआयो। यद्यपि मैंने संसार में सब कुछ खो दिया है, संसार में सब कुछ खोने के उपरांत मैंने जन्म जन्म की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले। वो राम रत्न रूपी जो पूंजी मैंने प्राप्त कर ली है उसे ना तो कोई खर्चेमन खर्च कर सकता है, कोई चोर न ले और ना ही कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवाय। वो दिन पर दिन, दिन प्रतिदिन और बढ़ने वाली है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। मेरे पास अब सत्य की नाव है और उस सत्य की नाव को चलाने वाले, खेवटिया माने होता है नाविक, और उस सत्य की नाव को चलाने वाले सतगुरु हैं। भय भव सागर तर आयो। अब मैं इस भव माने होता है संसार, अब मैं संसार रूपी सागर से मोक्ष को प्राप्त कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। नागर माने होता है चतुर। मीराबाई कहती हैं कि मीरा के प्रभु तो भगवान चतुर श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो। हरख हरख माने होता है बच्चों प्रसन्न होकर, जश माने यश, प्रसन्न होकर मीरा जो हैं प्रभु श्री कृष्ण के गीतों का गान करती हैं। तो बच्चों इसकी व्याख्या आप एक बार पुनः और पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आपको गृह कार्य भी दे रही हूँ। ये जो 2 पद मैंने आपको पढ़ाए हैं इसकी व्याख्या आपको HW की कॉपी पे करनी भी है, तो दोबारा आप इसको पढ़ लीजिए। पायो जी मह तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम रत्न रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। वस्त अमोलक दी मेरे सतगुरु। वो राम रत्न रूपी जो धन है, जो अमूल्य है, वो किसके द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है? मेरे सतगुरु के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। कृपा कर अपनायो। उनकी कृपा होने के कारण मैंने उस राम रत्न रूपी धन को अपना लिया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई।
जग में सभी खो आयो। यद्यप संसार में मैंने सब कुछ खो दिया है और जन्म जन्म से साधना करने के उपरांत ऐसी पूंजी प्राप्त कर ली है जिसको खर्चे नहीं, जिसको कोई क्या नहीं कर सकता, खर्च नहीं कर सकता, कोई चोर न ले ना ही कोई चोर चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सब आयो, दिन पर दिन वो जो राम रत्न रूपी धन है, जो राम नाम रूपी पूंजी है, वो और अधिक बढ़ने वाली है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, मीराबाई कहती हैं कि मेरे पास सत्य की नाव है और उस सत्य को की नाव को चलाने वाले स्वयं कौन हैं? सतगुरु हैं। भाव सागर तर आयो, अब मैं इस संसार रूपी सागर से मोक्ष को प्राप्त कर लूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु, मेरे तो स्वामी चतुर श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो, जिनके यश का गान मैं अपने गीतों में प्रसन्न होकर कर रही हूँ। तो बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी भी व्याख्या आप कैसे करेंगे? सबसे पहले संकेत डालेंगे, संकेत डालने के बाद क्या लिखेंगे? संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद क्या लिखेंगे? प्रसंग, और प्रसंग के बाद बच्चों क्या करेंगे? आप व्याख्या करेंगे जो मैंने आपको पढ़ाई है। इसके बाद आप डालेंगे काव्यगत सौंदर्य, और काव्यगत सौंदर्य का पहला पॉइंट होगा भाषा। भाषा में आप ब्रज भाषा ही लिखेंगे। रस में इस छंद में भी क्या है? भक्ति रस है। छंद रस कौन सा है? भक्ति रस। और छंद कौन सा है? गेय पद। अलंकार की यदि बात की जाए तो बच्चों राम रतन में अनुप्रास अलंकार है, पर यदि बात की जाए जन्म जन्म, तो जन्म जन्म में बच्चों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तो यहाँ और एक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इसके बाद बच्चों शैली में आप लिखोगे गीत शैली, और गुण जो रहेगा वो प्रसाद गुण ही रहेगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे जो मैंने आज आपको HW का कार्य दिया है वो कर लेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त